नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन। खड़गे बोले, सरकार ने ईवीएम में की बड़ी गड़बड़ी। राहुल गांधी ने फिर उठाया जाति जनगणना का मुद्दा। वक्फ कानून को बताया संविधान पर आक्रमण। अमेरिकी टैरिफ चीन पर 104 आयात शुल्क का बोझ। आरबीआई का बड़ा फैसला, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, जिससे ईएमआई हुई सस्ती और घर खरीदना हुआ आसान। और प्रधानमंत्री म्यूट हैं, टैरिफ वॉर मुद्दे को लेकर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली। आज दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे, लेकिन खबर है कि अधिवेशन में प्रियंका गांधी नहीं पहुंच सकी। अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। उनका सुझाव है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ईवीएम से नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में भी धोखे से जीता गया है। महाराष्ट्र में 150 सीटों पर लड़कर 138 पर जीत हासिल की गई, जो 90% जीत है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। खड़गे ने आगे कहा कि सब कुछ पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि चोर चोरी करता है और आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाता है। आगे खड़गे ने ये भी कहा कि नेहरू जी ने जो बनाया उसे मोदी खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक करके सार्वजनिक क्षेत्र को बेचकर अपने दोस्तों को दे रहे हैं और देश को बेचकर चले जाएंगे। उनका मानना है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाया उसे मोदी खत्म करना चाहते हैं, जबकि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। वे सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। इस अधिवेशन की थीम है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। पार्टी के मुताबिक यह अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के अधिवेशन चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो। ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय 84वें अधिवेशन का समापन हो गया। अधिवेशन में राहुल गांधी बोले, कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। बांग्लादेश भारत के खिलाफ बयान दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेता से मिले, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहा गई 56 इंच की छाती। इससे पहले मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली। आज दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हो रहा था, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे, लेकिन अधिवेशन में प्रियंका गांधी नहीं पहुंच पाई। सुनते हैं अधिवेशन के दूसरे दिन क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में
ये देश उनकी इज्जत करता है। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे अब चीन ने आयात होने वाले सामान पर कुल 104% आयात शुल्क लगेगा। ये कदम चीन की अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा के बाद उठाया गया है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही चीन पर 20% टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। इस नए टैरिफ के बाद वैश्विक बाजार में हलचल मच गई है। चीन ने अमेरिकी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करने की और इसके खिलाफ अंत तक लड़ने की बात कही है। इस बीच भारत जैसे देशों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का विशाल घरेलू बाजार और निर्यात विविधीकरण की रणनीति इसे ट्रंप टैरिफ के प्रभाव से बचा सकती है। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। अब ये दर 6% हो गई है, यानी आपके होम लोन की ईएमआई हो जाएगी सस्ती। बाजार में पैसे के निवेश से मंदी की मार से भी बचा जा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ ये उपाय पर्याप्त है? जानने के लिए पूरी खबर अंत तक जरूर देखें। बदलाव की बड़ी वजह, ये फैसला आरबीआई ने 7 अप्रैल से चली 3 दिन की बैठक के बाद लिया। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में ये तय हुआ कि लोगों को राहत दी जाए और देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर इस फैसले से बेहद खुश है। केडब्ल्यू ग्रुप, त्रेहान ग्रुप, गंगा रियलिटी और बीपीटीपी जैसे बड़े नामों का कहना है कि इससे लोगों को लोन लेना आसान होगा, ईएमआई कम होगी और घर खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी। ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्राइसिस और भारत का बड़ा दाव। दुनिया इस वक्त ग्लोबल मंदी से जूझ रही है। अमेरिका, चीन और यूरोप में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन भारत ने इस वक्त ब्याज दर घटाकर एक स्मार्ट कदम उठाया है। इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे रहेंगे और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में ग्रोथ बनी रहेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों को मिलेगा फायदा। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे शहरों में अब घर खरीदना और आसान हो जाएगा। किफायती हाउसिंग को मिलेगा बढ़ावा और लाखों लोगों को अपना घर मिल सकता है। भारत ने दिखा दिया है कि अगर समय पर सही कदम उठाए जाएं, तो ग्लोबल मंदी का भी डटकर सामना किया जा सकता है। अब देखना ये है कि क्या आपकी अगली मंजिल आपका खुद का घर है। शिवसेना यूवीटी नेता और सांसद संजय राउत ने चीन के ऑफर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राउत ने पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कर दी और कहा कि हमारे पीएम म्यूट प्राइम मिनिस्टर हैं। संजय राउत ने टैरिफ को लेकर कहा कि ट्रंप के माध्यम से इतना बड़ा टैरिफ हमला इस देश पर हुआ है। दुनिया के सभी देश, यहाँ तक कि छोटा सा देश सिंगापुर, नेपाल भी इस आदेश क्रम के खिलाफ अपनी बात रख रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। ये जो चाइना का जो ऑफर है, मुझे लगता है कि ये ऑफर मोदी जी ने मान्य करनी चाहिए। भारत म्यूट नहीं है, प्रधानमंत्री म्यूट है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह की भूमिका में गए हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो यही नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते थे मनमोहन सिंह को? म्यूट प्राइम मिनिस्टर, और भी कुछ बोलते थे। अब खुद क्यों मुंह छिलाकर बैठे हैं? इतना बड़ा टैरिफ का हमला इस देश पर हुआ है ट्रंप के माध्यम से। विश्व के सभी देश, छोटे छोटे देश भी, सिंगापुर जैसा देश भी, नेपाल जैसा देश भी, मालदीव जैसा देश भी मोदी के ट्रंप के खिलाफ अपनी बात विश्व के पटल पर रख रहा है। सिर्फ एक देश,
सिर्फ एक देश और उनके प्रधानमंत्री चुप बैठे, वो है नरेंद्र मोदी और भारत। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। आवाज समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया कि राज्य में वक्फ अधिनियम कानून लागू नहीं होगा। कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए कदम उठाएंगी। उन्होंने लोगों से भरोसा रखने का आग्रह भी किया और कहा कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे समाज में फूट डालकर राज किया जा सके। ममता ने कहा कि अगर हम साथ रहेंगे तो दुनिया जीत सकते हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि इस कानून को पारित नहीं किया जाना चाहिए था। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। ये घटना उस वक्त हुई जब बड़ी संख्या में लोग इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया और वाहनों को आग लगा दी। अभी इसी बीच ममता बनर्जी का ये बयान राजनीति में कितने भूचाल लाता है, ये देखना होगा। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर फिर एक बार राजनीति शुरू हो चुकी है। औरंगाबाद जिले के जिस शहर में औरंगजेब की कब्र स्थित है, उस खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर करने की मांग उठ रही है। इस पर शिंदे शिवसेना के पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर से बात की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो इस मामले पर। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ है इस वक्त दीपक केसरकर सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अब जो है फिर एक बार नामकरण को लेकर मुद्दा उठ रहा है। औरंगजेब की कब्र जिस शहर में है उस शहर का नाम बदलने की मांग हो रही है, जिस पर राज्य सरकार भी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, लोगों की जब मांग होती है तो उसके बारे में लोग विचार करते हैं। ये तो अपना देश ऐसा है कि इसमें सब धर्म के लोग पहले से रहते थे, लेकिन जब मुगल आ गए तो उन्होंने जो अतिक्रमण किया, उन्होंने मंदिरें तोड़ी, यहाँ के राजा को बहुत बेरहमी से मारा। इसलिए मारा कि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि इसके बारे में लोग बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए वो ऐसी मांग करते हैं। तो एक तो ऐसा है कि जो उन्होंने तोड़ा उसको तो रिस्टोर करना चाहिए। पहला जो सोरठी सोमनाथ का मंदिर था, सरदार पटेल जी खुद उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको बनवाया। बाद में अभी राम मंदिर का इश्यू आ गया, उसको भी बना दिया, क्योंकि वो तोड़ा था मुगलों ने। तो मुगल ये आक्रमणवादी थे, वो भारत वंश के नहीं थे, बाहर से आए हुए थे। तो उनके बारे में जब कुछ भी होता है तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम भारतीय, भारत का हमें अभिमान होना चाहिए। इम्तियाज जलील ने ये कहा है कि जो देश के जो शहरों का नाम बदल रहे हैं वो गुजरात में जो अहमदाबाद है उस सिटी का नाम बदल कर दिखाए। उस सिटी के लोग इसके बारे में मांग करे तो ये क्या मुगलों ने नहीं रखा था। मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले से हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सब रहते थे इस भूमि पे। जैन धर्म का भी उगम इसी धरती से हुआ था। तो उस वक्त ये सब नहीं था। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो ये सब चीज़ें आ गए। तो अब मुगलों की वकीली क्यों कर रहे हैं, इतना ही मेरा कहना है। वो तो मंगोलिया से आए थे ना, चंगेज खान उनके ओरिजिनल ये है। इसलिए हम लोग मुगलों के खिलाफ है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता की मांग रहेगी और उस शहर का इतिहास, उसकी पार्श्वभूमि जो ओरिजिनल रहेगी, जो असली रहेगी, उसी को लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड पर है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।
औरंगजेब की कब्र वाले शहर का नाम बदलने को लेकर सरकार एक्शन के मूड में है। खुलदाबाद का नाम रत्नापुर करने की मांग उठ रही है। राज्य सरकार में बैठे कई मंत्रियों ने भी ये मांग की है। इस पर MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कि आप शहरों के नाम बदल रहे हैं, आप सड़कों के नाम बदल रहे हैं, आप इमारतों के नाम बदल रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का, एयरपोर्ट का सब नाम बदल रहे हैं। अब बचा क्या है कि साहब आपके बाप का नाम बचा हुआ है। अब अगर बदलने की चली रही है तो आप अपने बाप का भी नाम बदल दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भैया अब हमको ये नहीं पसंद आता था तो अब हमने ये नाम रख लिया है करके। मेरा यही कहना है कि हमारी चिढ़ इसी बात को लेकर है, ऐसे घटिया लोगों के विचारों को मीडिया क्यों इतना तवज्जो दे रहा है। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली NCR में लू का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब सहित उत्तरी मैदानी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे दोपहर के समय घरों से ना निकलें। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बिहार में 13 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली NCR में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 12 अप्रैल तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में भी 12 अप्रैल तक बारिश का अनुमान है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिल गई है। उन्हें 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वो रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा डेरे के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को सिरसा लाया जा रहा है। हनीप्रीत उन्हें लेने पहुंची और दोनों साथ में सिरसा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना दिवस है, जिसके लिए राम रहीम सिरसा में ही रहेंगे। इस दौरान कई बड़े कार्यक्रम होने की संभावना है। आपको बता दें कि राम रहीम को दिल्ली चुनाव से पहले भी 30 दिन की पैरोल मिली थी। राम रहीम साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे हैं और उन्हें इससे पहले भी कई बार पैरोल मिल चुकी है। महाराष्ट्र के अकोला शहर में सोमवार को हिट एंड रन की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये हादसा मोठी उमरी क्षेत्र में स्थित जिला परिषद स्कूल के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक के बाद एक कई बाइकों को टक्कर मार दी। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे कार चालक ने एक बाइक को लगभग इस वारदात के दौरान करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। चश्मदीदों के मुताबिक एक युवक दुकान से सामान लेकर बाइक पर बैठ ही रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी। युवक लगभग 10 से 15 फीट तक उछलकर सड़क पर जा गिरा, लेकिन उसकी बाइक कार में फंस गई और वो लगातार 1.5 किलोमीटर तक सकरी गलियों से घसीटती चली गई। ये वारदात यही नहीं थमी, बल्कि कार चालक ने आगे जाकर 5 से 6 बाइकों को और टक्कर मारी, जिससे कई लोग घायल हुए। घायलों में गोपाल नागे नामक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी और गुस्से का आलम है। स्थानीय नागरिकों ने कार का पीछा किया और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाकर कार को रोक लिया। कार रुकते ही जमा भीड़ ने चालक की जमकर पिटाई की और वाहन की तोड़फोड़ कर दी। कार के शीशे फोड़ दिए, गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मिल रही जानकारी के मुताबिक जिस कार से यह हादसा हुआ है वो पुलिस विभाग में कार्यरत सदाशिव सोलंके नामक कर्मचारी की बताई जा रही है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वारदात को लेकर पुलिस ने जो बताया उसके मुताबिक सिविल लाइन पुलिस थाने के PSI ने जानकारी दी है। हमें जैसे ही घटना की खबर मिली, तुरंत टीम भेजी गई। आरोपी कार चालक को पकड़कर थाने लाया गया है और घटना के पीछे की वजह की गहन जांच की जा रही है। ये दुर्घटना या जानबूझकर की गई हरकत है, इस पर जांच जारी है। एक इसम असं भरधाव वेगाने गाडी चालवून लोकांना उडवत आहे अशी माहिती मिळाल्याने तत्काळ आम्ही इथं घटनास्थळी पोहोचलो होते। त्यांनी गाडीला ठोकलेले होते आणि ती गाडीला तोडफोड केलेली लोकांनी। ती गाडी ड्रायव्हरला ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला नेलेलं आहे
आणि पुढील कारवाई करत आहे, तपास करत आहे आम्ही. 2-3 लोकांना असं 1 किलोमीटरपर्यंत धडक दिलेली आहे अशी माहिती मिळालेली आहे. त्याबद्दल आम्ही तपास करत आहे, चौकशी करत आहे. नाही, त्याबद्दल आता चौकशी करून निष्पन्न होईल ते पाहू कोणाची तर. ये वारदात शहर की यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई और जांच पड़ताल कर रही है। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की कंट्रोवर्शियल वीडियो वायरल होने के बाद वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जाहिर तौर पर जो सुर्खियों में होगा वो बिग बॉस का कंटेस्टेंट बनने की लिस्ट में सबसे आगे माना जाता है। कुणाल कामरा भी इस रेस में आगे ही चल रहे हैं। कम से कम एक वायरल चैट को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इसमें कुणाल कामरा को बिग बॉस में आने का ऑफर मिला दिखाई दे रहा है, लेकिन कुणाल कामरा ने भी ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर एक बार फिर उनके फैंस पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो जाएंगे। कुणाल कामरा के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट में किसी शख्स ने कांटेक्ट किया है जो ये दावा कर रहा है कि वो बिग बॉस के अपकमिंग सीजन की कास्टिंग देख रहा है। उसने लिखा है कि कुणाल कामरा का नाम किसी परिचित ने शेयर किया है और कहा है कि उनका बिग बॉस में आना इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके बाद उसने लिखा है कि मुझे अंदाज़ा है कि बिग बॉस आपके रडार में नहीं है, फिर भी आप आते हैं तो यहाँ अपनी रियल वाइब दिखा सकते हैं और मासिव ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। लास्ट में उसने सवाल किया है कि आपको क्या लगता है, इस बारे में बात करनी चाहिए। इस चैट के बाद कुणाल कामरा ने एक मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने लंबे चौड़े चैट पर सिर्फ 2 शब्द लिखे जिसे पढ़कर हंसी आ सकती है। स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने जवाब में सिर्फ इतना लिखा कि इससे बेहतर है कि मैं मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं। आपको बता दें कि अपनी एक पैरोडी की वजह से कुणाल कामरा लगातार विवादों में चल रहे हैं। दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम और उनके पति करुंग ओनलर के बीच तलाक की खबरें वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मैरी कॉम और उनके पति काफी वक्त से अलग रह रहे हैं। आखिर क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दुनिया के लिए मिसाल माने जाने वाला एक और रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम की। रिपोर्ट्स की माने तो मैरी कॉम की निजी जिंदगी सुर्खियों में है। खबर है कि मैरी और उनके पति करुंग ओनरल, जिन्हें ओनरल के नाम से भी जाना जाता है, कुछ समय से अलग रह रहे हैं। हालांकि दोनों ने अब तक तलाक के लिए अर्जी नहीं दी है। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो मैरी कॉम अब आगे बढ़ चुकी हैं और उन्हें फिर से प्यार भी हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मैरी कॉम और ओनरल साथ नहीं रहते हैं। ये बदलाव 2022 के मणिपुर विधानसभा चुनाव के बाद आया, जिसमें ओनरल को हार का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट में लिखा है कि मेरी बच्चों को लेकर फरीदाबाद शिफ्ट हो गई हैं, जबकि ओनरल दिल्ली में अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। चुनाव के बाद उनके बीच मतभेद और बढ़ गए। चुनाव में हार के बाद हालात और बिगड़ गए। जो आपसी बहस पहले सामान्य लगती थी, वो अब गंभीर झगड़ों में बदल गई। इसके बाद मेरी बच्चों के साथ फरीदाबाद वाले घर में रहने लगी। हालांकि मैरी कॉम और ओनरल की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ओनरल और मैरी कॉम के रिश्ते को एक मिसाल के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब इन दोनों के रिश्ते में खटास आने से हर कोई हैरान है।
अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म केसरी 2 को लेकर चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ, जिसमें फिल्म की कहानी की झलक देखने को मिली है। अब अक्षय ने फिल्म में अपने किरदार से जुड़ी एक पोस्ट साझा की है, जिस पर फैंस और इंडस्ट्री के सितारे अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। अक्षय ने कथकली पोशाक में अपनी एक तस्वीर साझा की। अक्षय ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ये पोशाक परंपरा, प्रतिरोध, सच्चाई और उनके राष्ट्र का प्रतीक है। फिल्म केसरी 2 का ट्रेलर 3 अप्रैल को रिलीज किया गया था। सच्ची घटनाओं से प्रेरित ये फिल्म सी शंकरन नायर के नेतृत्व में न्याय की लड़ाई को पेश करेगी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अनन्या पांडे और आर राघवन भी हैं। केसरी 2 18 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सोनू निगम की गायकी का हर कोई दीवाना है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सोनू सिंगर जॉली मुखर्जी के साथ श्रीदेवी की आवाज में गाना गाते नजर आए। ये वीडियो अब प्रशंसकों के बीच वायरल हो गया है। इस वीडियो में सोनू सिंगर जॉली मुखर्जी, हरिहरन, जसविंदर नरूला के अलावा कई लोकप्रिय गायकों के साथ सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान कई मशहूर सिंगर एक साथ नजर आए। उस इवेंट में कई वीडियोस और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इस पार्टी में सिंगर सोनू निगम के साथ प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर ने भी शिरकत की और साथ ही सोनू के बाएं तरफ अजय कामत नजर आ रहे हैं। ये सभी तस्वीरें अजय कामत ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया